नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का। आज बात पश्चिम बंगाल में जारी चुनावी घमासान के बीच आस्था, इतिहास और राजनीति के टकराव की हम करेंगे। क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव अब महाभारत का मैदान बन चुका है? क्या टीएमसी अब वोट बैंक के लिए धर्म ग्रंथों के प्रतीकों का सहारा लेने लग गई है? और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जी हाँ, क्योंकि ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी के हिसाब से टीएमसी और खुद वो पांडव हैं और बीजेपी वाले कौरव हैं। अब जीत किसकी होगी ये सब जानते हैं। इस प्रकार की बात वो आज अपनी रैली में लोगों को संबोधित करते हुए कहती नजर आई। दरअसल राम सबके हैं वाले बयान के बाद ममता बनर्जी ने चुनावी मंच से सीधे महाभारत का उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी पांडव है और बीजेपी कौरव। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या फिर धर्म और इतिहास को चुनावी हथियार बनाया जा रहा है ममता बनर्जी के द्वारा? क्योंकि महाभारत सिर्फ एक कथा नहीं है, वो धर्म और अधर्म की लड़ाई का प्रतीक है, ये आप सब जानते हैं। और जब कोई खुद को पांडव कहे तो वो खुद को सत्य और धर्म के पक्ष में खड़ा दिखा रहा होता है। और जब सामने वाले, जैसा कि इस केस में हुआ है, ममता बनर्जी बीजेपी को कौरव कह रही हैं, तो जाहिर तौर पर उसे अधर्म और अन्याय का प्रतीक, यानी बीजेपी को ममता बनर्जी अधर्म और अन्याय का प्रतीक बता रही हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या बंगाल की जनता इस तुलना को स्वीकार करेगी या करती है, या इसे सिर्फ वोट की राजनीति वो मानेंगी? क्योंकि यही ममता कुछ समय पहले तक जय श्री राम के नारों पर चिढ़ जाती थी, और अब पहले राम सबके हैं के बाद अब महाभारत। सवाल सीधा है, क्या यह बदलाव अचानक आया है या फिर चुनावी मजबूरी का नतीजा है? क्या ममता बनर्जी को यह एहसास हो गया है कि बिना हिंदू वोट के वो इस बार सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगी? क्या बंगाल में वोट बैंक की जमीन खिसक चुकी है उनकी? और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी पहले ही रामराज का दावा कर चुके हैं। अब आते हैं जवाब तो चाहिए के उन सवालों पर जिन्हें आज हम इस चर्चा का आधार बनाएंगे, डिबेट का आधार बनाएंगे। वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सवाल है कि क्या ममता को मुसलमान वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है और इसकी वजह से वो हिंदूवादी राजनीति करती दिखाई दे रही हैं, राम और महाभारत की बातें? दूसरा सवाल, क्या चुनावी मजबूरी में ऐसे धार्मिक बयान ममता बनर्जी को देने पड़ रहे हैं? ये यूटर्न जो उन्होंने लिया है, क्या महाभारत की तुलना जनता को प्रभावित कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, सियासत में इतिहास, आस्था, वोट जुटाने का माध्यम बनकर रह गए हैं क्या टीएमसी के लिए? आज इस सवाल को भी हम आधार बनाएंगे, इसकी भी बात होगी। देखिए, आज की बहस सिर्फ बयान की नहीं है। आज की बहस है पांडव बनाम कौरव वाले बयान के बाद उठे सियासी तूफान की। क्योंकि जब चुनाव महाभारत बन जाए तो हर वोट एक तीर बनता है और तब जवाब देना और भी जरूरी हो जाता है। पहले आपको क्या कहा ममता बनर्जी ने वो दिखा देते हैं, उसके बाद में इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर और बदलते इस सियासत पर बात करेंगे। एक बार दिखाइए ममता बनर्जी का बयान। पूरा बंगाल रामनवमी मना रहा है, ममता बनर्जी भाषण दे रहा है। ममता बनर्जी रामनवमी में अटेंड नहीं किया। ममता बनर्जी भाषण दे रहा है, वोट मांग रहा है। ममता बनर्जी हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति का साथ नहीं है, वो आज साबित कर दिया। पूरा देश रामनवमी मना रहा है, बंगाल रामनवमी मना रहा है, सब मना रहा है। ममता बनर्जी पांडवेश्वर में भाषण दे रहा है। আমি পুরো আসানসোল নিয়ে যদি বলি তাহলে আমার এই জায়গাটার নাম কি বলুন তো? পাণ্ডবেশ্বর। মানে লড়াইটা কিন্তু কৌরবদের সাথে পাণ্ডবদের। আমরা পাণ্ডব আর বিজেপি কৌরব। बता दें आपको, पैनल में हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं। राधिका भट्टाचार्य हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका राधिका जी। हमारे साथ राम प्रकाश पांडे जी टीएमसी के नेता हैं, वो जुड़ गए हैं, प्रवक्ता, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका भी बहुत स्वागत है पांडे जी। हमारे साथ अविनाश सिंह राजनीतिक विश्लेषक, वो भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले प्रतिक्रिया राम प्रकाश पांडे जी के लेंगे। पांडे जी, ममता बनर्जी पहले जय श्री राम के नारे से चिढ़ जाया करती थी, नाराज हो जाती थी। अब उनका एक बयान आया है चुनाव में राम सबके हैं, और उसके बाद में अब वो खुद को पांडव बता रही हैं। ये चुनावी यूटर्न लेने के पीछे कौन सी चुनावी मजबूरी है आप लोगों की? ये जरा बताइए, हम कंफ्यूज हो गए हैं उनके इन बयानों को देखकर और सुनकर। हाँ जी, मैं बताता हूँ कि ऐसा है कि राम सबके प्रिय है, सबके हृदय में बसते हैं, घट घट के वासी है ये। सुई धर्म की ठोर नहीं है जहाँ राम। और उनको कोई वैज्ञानिक ढंग से या किसी को
उसको एक चिढ़ाने का रूप दे दे जो मेरे राम प्रिय है, तो उस समय मैं हिंदू हूं तो उसका प्रतिवादी बनूंगा, क्योंकि मेरे राम ऐसा कोई जगह नहीं है वो मौजूद नहीं है, कड़कर गया। अब मैं उस राम को मानता हूं, एक राम दशरथ का बेटा, मैं पूछना चाहूंगा सबसे, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है सकल पसारा, एक राम है जग को प्यारा। तो ये किस राम को मानते हैं? हम तो जग का सबके प्यारा राम है उसको मानते हैं, तो उसके नाम को सही रूप से नहीं, अरे वो ये जो बयान था उनका, प्रभु राम सबके हैं, ये बयान उनका पुराना है। हम आज नए बयान की बात कर रहे हैं, राम प्रकाश पांडे जी, जिसमें वो टीएमसी को खुद को पांडव बता रही हैं और भारतीय जनता पार्टी वालों को कौरव बता रही हैं। अब ये तो धर्म और अधर्म के प्रतीक हैं, पांडव और कौरव, तो भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे आप अधर्म करता हुआ बता रहे हैं क्या? ये जरा समझाइए। अधर्म और अन्याय का प्रतीक आपके हिसाब से बीजेपी है? जी, अधर्म और अन्याय का ही प्रतीक बीजेपी है, जिसने राजनीतिक तौर में धर्म को यूज किया, राम को राजनीति के लिए यूज किया, तो यह अधर्म, क्योंकि राम सबके हैं, वो कभी राजनीतिक पात्र नहीं थे। कहीं भी राम को राजधर्म अपनाने के लिए सीता को भी वाल्मीकि जी के वहां भेजना पड़ गया था, तो वो धर्म था। तो ये राजधर्म कहाँ अपना रहे हैं? और मेरे अटल बिहारी वाजपेयी ने भी ये नरेंद्र मोदी जी को राजधर्म अपनाने के लिए बोला था एक समय में। ठीक है, तो उदाहरण इनके ही ओके। अविनाश जी से भी हम बात करेंगे, आप प्लीज बने रहिएगा। अविनाश जी, ये पश्चिम बंगाल के चुनाव में तमाम बयान दिए जा रहे हैं, ममता बनर्जी के बदलते सुर भी दिखाई दे रहे हैं। ये पांडव बनाम कौरव की तुलना, इसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं बतौर एक राजनीतिक विश्लेषक? ये किस प्रकार का धार्मिक नैरेटिव सेट किया जा रहा है और किस दिशा में ये बयान दिए जा रहे हैं? जरा समझाइए हमारे दर्शकों को सर। जी, वो आखिरी सांस जब आदमी गिनता रहता है ना, तो उसको राम याद आते हैं। जब आदमी मरने के पहले ना, मरने के बाद भी राम नाम सत्य है बोला जाता है। तो ममता जी के जीवन की तो लंबी कामना करता हूं, पर उनके सरकार की जो अंत जो सामने दिख रही है, तो उसमें वो राम को याद कर रही है। कोई भूला नहीं है बंगाल में। रामनवमी का वो प्रोसेशन, रामनवमी के जुलूस पे पथराव, रामनवमी के जुलूस के बारे में ममता बानो ने क्या बोला है, पूरा कलकत्ता ने उनके फोटो को देखा। वो मजाकिया फोटो जब वो हिजाब लेकर के अब सर पे डाल करके नौटंकी कर रहे थे। आप देखिए इस पांडे जी का हिम्मत देखिए, ये राम के नाम को घृणित बता रहे थे। मतलब अब ये डिसाइड करेंगे कि जय श्री राम जो है वो किस तरह का नारा है। इनके लिए सुगम संगीत था सर तन से जुदा। सर आप थोड़ा सा बोलिए। हाँ, इनके लिए सर तन से जुदा जब कोई बोलता है तो वो सुगम संगीत है। जब बांग्लादेशी कलकत्ता में आकर के रहता है न्यू टाउन में, वो नागरिक है इनके लिए। तो इनका जो भारत का सोचने का पैमाना जो है इनका है, भारतीयता का जो पैमाना है, राम जी का जो पैमाना है, वो बिल्कुल अलग है। ये फ्रस्ट्रेटेड है ममता जी। अब फ्रस्ट्रेशन में वो किसको कौरव बोल रही है, किसको पांडव बोल रही है, अपने पार्टी वाले को क्या बोल रही है। मेरे समझ से पांडव कौरव सब उन्हीं की पार्टी में है, उनको कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है। ममता जी आप इस बात से फ्रस्ट्रेटेड है कि जो प्रोजेक्ट एम लेकर के जो एम टीम जो पहुंची है वहां पे, हैदराबाद से जो एम टीम जो पहुंची है, और जो बाबरी टीम, अब एम टीम और बाबरी टीम मिल करके जो उनकी कोर टीम में जो सेंध लग रही है, तो अब राम राम अब करना शुरू किए हैं। तो इन सब से अब कुछ नहीं होने वाला है। बंगाल ने ममता सरकार को हटाने का मन बना लिया है। अच्छा। हाँ, एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि एनडीए का जो वोट परसेंटेज है वो 38% है और ममता का वोट परसेंटेज 48% है। तो ये 10% का बहुत बड़ा गैप है। भाजपा इस बार जो कुछ अलग करने की कोशिश कर रही है, अपने लोकल लीडर्स को वो सामने लाने की कोशिश कर रही है। एसआईआर का बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। अगर ये हैदराबाद के जो नफरती बंधु जो हैं, ये बाबरी वालों के साथ मिलकर के अगर ममता का वोट काट लेते हैं, तो ये छटपटाहट उसी की छटपटाहट है। ठीक है सर, ओके। आप प्लीज बने रहिएगा। हमारे साथ राधिका भट्टाचार्य जी जुड़ गई हैं। राधिका जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको मैम? ओके, बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, आपकी आवाज आ रही है, बहुत स्वागत है आपका। सवाल बहुत सीधा है। ममता बनर्जी ने पहले तो कहा कि राम सबके हैं, उस पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा कि वो पांडव हैं और बीजेपी वाले कौरव। कौरव का मतलब जहां तक हम समझ पा रहे हैं अधर्म और अन्याय। बीजेपी को अधर्म और अन्याय का प्रतीक बता रही हैं। आप किस प्रकार से देख रहे हैं आप लोग उनके इस बयान को?
देखिए, ममता जी ने तो महाभारत को राजनीति का एक टूल बना दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। महाभारत धर्म और न्याय की लड़ाई थी, वोट बैंक की नहीं थी। क्या बंगाल की जनता को धर्म के दाम पर भड़काना ठीक है? यह आप ममता जी से पूछिए। कौन है असली कौरव? कौरव कौन थे? सत्ता के लिए अन्याय करे, वो थे हमारे कौरव। बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस, बूथ कैप्चरिंग, ऑपोजिशन वर्कर्स की हत्या, ये सब किसने किया? टीएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड ही बता रहा है कौन कौरव है। इस पे हम कोई बहस नहीं करेंगे। वो हमें किसी भी नाम से बुलाए, हम जानते हैं हम कौन है। बीजेपी का असली मायना देखें तो वो है न्याय और विकास। बीजेपी देश में डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर लेकर आई है। आयुष्मान भारत, पीएम आवास, जल जीवन मिशन। बंगाल को क्यों रोका गया? बीजेपी का जो एजेंडा है वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबकी प्रगति। और टीएमसी भ्रष्टाचार और कट मनी की मॉडल है। तो आप जमीन को आसमान से तोल रहे हैं। टीएमसी का जो पूरा मॉडल है वो कट मनी पर चल रहा है। टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम आपको याद है, कोल स्कैम सबको पता है, कैटल स्कैम जो हुई थी वो भी सबको पता है। क्या ये पांडव का काम है गरीबों का हक छीन कर राजनीति करना? अब जवाब दीजिए पांडे जी, जवाब दीजिए। बड़े आरोप हैं कि आप अपने आप को पांडव कहते हैं, लेकिन गरीबों का हक आप छीन रहे हैं, अन्याय आप कर रहे हैं, अधर्म आप फैला रहे हैं और खुद को पांडव कहकर बच के निकल जाएंगे। ये धर्म को वोट के लिए इस्तेमाल करने की जो आप लोगों की पॉलिसी वो फेल होती नजर आ रही है। पांडे जी, गरीबों का हक किसने मारा है ये तो बार बार पता है कि मनरेगा का पैसा पश्चिम बंगाल का 200 करोड़ रुपया रोक रखा है। तो गरीबों का हक किसने रोका है? पश्चिम बंगाल के नागरिकों ने इन्हें 77 सीट दी थी और उनका हक का पैसा रोक दिया मनरेगा का। तो अन्याय किसने किया है? क्यों वो 77 सीट लेते वक्त बहुत अच्छी लगी थी और उनके हक का पैसा मनरेगा का वोट तो ले लिया किंतु पैसा है तो वो क्या है? तो अन्याय किसने किया है? वो सरासरी लोगों के सामने है, पश्चिम बंगाल की जनता के सामने। अब इनके पास जो कृषि उद्योग का पैसा रोक रखा है, तो कई जगह पर हमारे अपने पैसे को रोक रखा है। तो ये कौन सा अन्याय है? और बताइए, केंद्र जो पैसा हमारा रोक रहा है एक राज्य के साथ में, कितना अन्याय कर रहा है कि आप जीत नहीं दिए तो आपका हक रोकूंगा। ये तो क्या हुआ? अंग्रेजों वाला शासन लगाने चालू कर रहे हैं। ठीक, ओके। कि मुझे नहीं दोगे तो जबरदस्ती, जैसे अंग्रेज कोड़े बरसाते थे तो ये कोड़े बरसाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो उसका जवाब सर्वोच्च जंगल में। ठीक है अविनाश जी, सर आप जरा समझाइए हमको, हमारे दर्शकों को, कि ये जो मुसलमान वोट बैंक है जो कहा जाता है ममता बनर्जी का वोट बैंक है, क्या वो खिसकता दिख रहा है ममता बनर्जी को ओवैसी के, हुमायूं कबीर के एक साथ आने पे, या एंटी इनकम्बेंसी की वजह से ही सही, इसलिए ममता बनर्जी हिंदुत्व की राह पकड़ती दिखाई दे रही हैं? चुनावी मजबूरी शायद यही है उनकी, जब उनको यू टर्न लेना पड़ रहा है, तमाम धार्मिक बातें वो हर मंच से कर रही हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, पिछले बार भी ये कोशिश की गई थी जब फुरफुरा शरीफ के जो गद्दी नशीन थे, वो सेकुलर कहने वाली जो पार्टी है कांग्रेस और कम्युनिस्ट के साथ मिलकर के वो लड़ाई लड़ रहे थे, पर कांग्रेस का कोई वहां आधार नहीं था और कम्युनिस्ट अभी भी अपना आधार, जो खोया हुआ आधार को वापस नहीं ले पा रहे थे, और फुरफुरा शरीफ भी कोई बहुत बड़ी चीज हस्ती नहीं थी, तो इस मारे कोई क्रेडिबिलिटी बन नहीं पाई। तो ममता और भाजपा बहुत तेजी से आगे, अभी पांडे जी ने कहा 77 सीट भाजपा जीती थी, तो भाजपा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी वो पिछली बार। तो उस तरह की जब क्रेडिबिलिटी नहीं थी मुस्लिम लीडरशिप में और भाजपा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, तो मुसलमानों ने जो टैक्टिकल वोटिंग करता है भाजपा को रोकने के लिए, वो एक मुश्त ममता की तरफ चला गया। तो आपने देखा 200 से आगे सीट 213 या 214 सीटें ममता जीती। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार का इलेक्शन जो है भाजपा बेटर लड़ रही है। पिछली बार कैलाश विजयवर्गीय जो थे वो भाजपा के फेस थे, इस बार दिलीप घोष भाजपा के फेस है, शुभेंदु अधिकारी भाजपा के फेस है। तो लोकल लीडरशिप को आगे किया जा रहा है। तो ममता ने जो जितनी भी जो आवरण जो बनाया हुआ था, ढकोसला जो बनाया हुआ था बाहरी भीतरी का, वो ध्वस्त हो रहा है। एंटी इनकम्बेंसी है और बहुत मजबूती से इस बार ओवैसी जी मुस्लिम लीडरशिप का बात करते हुए
पूरी तरीके से अपने आप को एम टीम बता करके वहां पहुंच रहे हैं। मेरी समझ से इस बार ममता का जो विकेट है वो थोड़ा सा मुझे डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। अभी बहुत अर्ली है ये बोलना, क्योंकि मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग करता है, वो भाजपा को रोकने के लिए सीट दर सीट देख करके वोट करेगा। पर ये बिल्कुल मान लेना कि मुसलमान का वोट ममता से खिसक रहा है, ये अभी नहीं कहा जा सकता। हाँ, कमी जरूर आई है और कमी आती रहेगी। अच्छा, एसआईआर का भी इसमें रोल है, उनकी घबराहट बहुत के बड़ा पीछे? रोल है, बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। हम सब ने देखा कैसे बांग्लादेशी, न्यू टाउन में रहने वाले बांग्लादेशी, मालदा मुर्शिदाबाद में रहने वाले लोग, डायमंड हार्बर की तरफ रहने वाले लोग, ये जो भी कलकत्ता के अराउंड जो 45-55 जो सीट है जो इन्फ्लुएंस करते थे, वो लोग बॉर्डर पे पाए गए। आप लोगों ने इंटरव्यू किया, हर चैनल ने इंटरव्यू किया, तो बिल्कुल उसका असर होगा। हाँ, बशर्ते कि जैसे कुछ बिहारी लोग, जैसे पांडे जी वगैरह टाइप के लोग जो बिहार वार से गए हुए हैं, वो कुछ बढ़ सकते हैं, वो ले जाके वो नकली वोटिंग करा सकते हैं। पर एसआईआर की वजह से, जो पहले होते रहा है, एसआईआर की वजह से वो सब खत्म हो गया। करीबन 1 करोड़ वोटर एसआईआर से के माध्यम से हटाए गए हैं। निश्चित रूप से इसका इंपैक्ट होगा, इसलिए ममता अब इस घबराई पर हुई जवाब है। पांडे जी का। पांडे जी, अब इस पर क्या कहेंगे आप? अब जो है ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रेज किया है हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक है अविनाश जी ने। उन्होंने कहा एसआईआर ने आप लोगों को परेशान करके रखा हुआ, इसलिए उलझुल बयान दिए जा रहे हैं। आप लोग समझ गए कि मुसलमान वोट ना उतना बचा है और ना जो बचा है वो आपके साथ है, इसलिए आप लोग जो है परेशान देख रहे हैं। इस प्रकार के बयान इसलिए दिए जा रहे हैं। और आपको बिहारी भी बताया, क्या आप बिहार से हैं पांडे जी? राम प्रकाश पांडे जी को एक एक चीजों का जवाब दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ, दीजिए भैया। 19 सुनाई दे रही है मेरी? आपकी आवाज काफी कट के आ रही है, लेकिन प्रयास करिए। आपके हमारे हुमायूं कबीर का जज्बा बाबरी मस्जिद के लिए नहीं जगा था, ठीक है? उसके लड़ा था। उस समय इनका जज्बा मस्जिद के लिए नहीं जगा था। कि जिस बीजेपी ने अपनी राजनीति बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करके चमकाई, तो उस समय इनका जज्बा जागा नहीं। अचानक 26 में जाग रहा है, क्योंकि इनकी खुद की नैया डूबी हुई थी और तृणमूल कांग्रेस इनको बहिष्कृत कर दी थी। अच्छा। तो के अंदर का राम प्रकाशित हो रहा है। ये बाबरी मस्जिद कह रहे हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर बोला है। वहां कोई बाबरी मस्जिद नहीं थी, वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ये देखिए इनके कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास, इनके अंदर का राम प्रकाशित हो रहा है। समझ लीजिए जी नहीं, आपके बात को पहले अविनाश की बात को समझ लीजिए। पांडे जी वो तो फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं ना। पांडे जी वो तो फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। बात को सही वो तो डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि कोर्ट ने क्या कहा है। बाबरी मस्जिद जैसा कुछ नहीं है, बाबरी मस्जिद जैसा कुछ नहीं है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप पहले सुनने के देखिए, सुनिए। आपने बाबरी मस्जिद कैसे कह दिया? आपने बाबरी मस्जिद कैसे कह दिया ध्वस्त हुआ है? कौन सा बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुआ है? कौन सा बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुआ बताइए? चिल्लाने से आप हिंदू नहीं बन जाएंगे। नहीं तो आपके राम लिखने से आप भी हिंदू नहीं बनिएगा। आपके राम लिखने से आप भी हिंदू नहीं बनिएगा। आपके राम लिखने से आप भी हिंदू नहीं बनिएगा। आप झूठ बोलते हैं। आप तो इतिहास को नहीं जानते। अगर तुम तान पे आओगे तो तुम्हारा इज्जत उतार देंगे। अगर तुम तान पे आओगे तो तुम्हारा इज्जत उतार देंगे। अगर तुम तान पे आओगे तो इज्जत उतार देंगे। औकात में रहो। अगर तुम तान पे आओगे तो इज्जत उतार देंगे। औकात में रहो, औकात में रहो, इज्जत उतार देंगे तुम तान पे आओगे तो। तुम जैसे बेवकूफी जैसा बात करोगे तो तुम नहीं बोलेंगे, तो तुम नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तुमको है तुम्हारी औकात नहीं? तुम्हारी औकात तो दिख रही है, तुम्हारी औकात तो दिख रही है। जो जमीन तुम्हारा बिका हुआ जमीन दिख रहा है, तुम्हारा बिका हुआ जमीन पर गोली चलाने गोली चला देगा, ये फौजी खून है। समझे? तो देशभक्ति का जज्बा रखा फौज में 26 साल नौकरी किया हूँ। तुम्हारे जैसा हुआ है, ये फौजी खून है। 26 साल फौज में रहा हूँ, 26 साल फौज में नौकरी किया हूँ। तुम्हारे जैसे बाबरी मस्जिद के लिए फेंक दूंगा। समझे? तो हमारे जैसे फौज में लड़के दिखा दे, फौज में लड़के दिखा दे एक बार। फौज में भेज कर फौज में बैठ के दिखा दे। तुम्हारे बोलने से पहले तमीज रखना। एक फौजी से बात करता है तू, ठीक है, ओके। तुम तरह की बात करता है तो
नहीं, मैं आप दोनों से आग्रह करूंगा कि व्यक्तिगत हमले ना करें और ये थोड़े से शब्दों पर नियंत्रण भी बहुत जरूरी है ताकि डिबेट की मर्यादा बनी रहे। नहीं, पांडे जी आप भी तू तलाक करके ना बात करें। अविनाश जी भी सम्मानित व्यक्ति हैं और आप उनसे इस प्रकार से बात नहीं कर सकते। दिस इज नॉट द वे, नहीं दिस इज नॉट द वे टू टॉक। और नहीं, मैं कभी अलाउ नहीं करूंगा। हाँ, नहीं, आवश्यकता नहीं है सर। नहीं आपका हो सकता है, नहीं आपका टोन ऐसा हो बातचीत करने का पांडे जी, लेकिन सामने वाले को बुरा लग सकता है। वो हो सकता है कि वो अविनाश जी को बुरा लगा। लास्ट डिबेट में इन्होंने मेरे को व्यक्तिगत नाम लेके बोला था। चलिए ठीक है, मैं वैसे भी ठीक है पांडे जी, वैसे भी आपकी आवाज ज्यादा स्पष्ट नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी हम समझ पाए हैं आप क्या कहना चाह रहे थे। अविनाश जी आप भी प्लीज बने रहिएगा। राधिका जी की तरफ मैं बढ़ूंगा। राधिका जी, आपको नहीं लगता कि जब मुसलमान वोट फिसलता दिख रहा है, जो उनका वोट बैंक कहा जाता है पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में है, 70-75 सीटें बताते हैं कि वो जीत कर दे देते हैं हर बार, इस बार वो कामयाबी मिलती इनको दिख नहीं रही है, उसको ये भांप गए, इसलिए हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश हो रही है और राम सबके हैं, मैं पांडव हूं, इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। इनके प्रवक्ता भी चैनल पर आते हैं, तो शुरुआत आजकल सीताराम से कर रहे हैं, जय श्री राम से कर रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल में ज्यादातर लोग समझते हैं कि हमारे मुसलमान भाई बहन समझदार नहीं है। मैं मानती हूँ कि हमारे मुसलमान भाई बहन बहुत ही समझदार। उन्होंने बंगाल की स्थिति 14-15 साल से उन्होंने देखा है और इन 14-15 साल में उनको दिखा है कि बाकी के भारत के साथ मोदी जी ने किस स्तर पर भारत की प्रगति दिलाई देश। और अगर ममता बनर्जी जी अभी सोच रही है कि राम जी करेंगे, आज हिंदू देवी देवताओं को की बात करेंगे, इज्जत करेंगे, मेरे ख्याल ये कोई बुरी बात नहीं है। ये हमारे देश की सभ्यता है और उन्हें वो बढ़ा रही है। मैं इसे पॉजिटिवली देखती हूँ। यानी इन सबके बीच में राधिका जी, इन सबके बीच में वो लोग ये भी कह रहे हैं ममता जी हर रैली में अपने कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा अधर्म बीजेपी ने किया। हिंदुत्व की पार्टी खुद को बताते हैं, सबसे ज्यादा मंदिर आप लोगों ने तोड़े। इस प्रकार के आरोप, इस प्रकार के नैरेटिव वो लोगों के बीच में जाकर फैला रही हैं कि गलत लोगों को आप जो है अपना समर्थन दे रहे हैं, हिंदुओं उनको वोट ना दीजिए, असली धर्म हम कर रहे हैं, वो अधर्मी है। इस प्रकार की बातें आप लोगों के बारे में वो हर मंच से कर रही हैं, हमने देखा है। ये लगातार उनके बयान आ रहे हैं ममता जी, और ये लगातार कहते हुए टारगेट किया जा रहा है कि आप लोग हिंदूवादी पार्टी नहीं है, आप लोग अधर्म करते हैं, मंदिर तोड़ते हैं। देखिए, हमारा रंग गेरू है। कोई कहे कि हम हिंदुओं के बारे में नहीं सोचते हैं तो ये गलत। और आपको याद है जिस दिन ममता बनर्जी जी ने हमारे दुर्गा माँ की विसर्जन पे रोक लगाया था, उसी दिन उन्होंने हिंदुओं के दिल में इतना दुख पहुंचाया था कि वो बंगाल के हिंदू भूले नहीं है। पर हम यहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये प्रोग्राम शुरू हुई थी महाभारत पे, तो महाभारत में द्रौपदी का अपमान हुआ था और उसका बदला लिया गया था। बंगाल में महिला सुरक्षा का क्या हाल है? संदेश खाली जैसे इंसिडेंट्स, क्या ये पांडव राज है? टीएमसी का जो ये तुष्टिकरण की राज है। ममता जी का पूरा फोकस माइनॉरिटी अपीजमेंट पर है। फेस्टिवल कहे, स्कीम्स कहे और पॉलिसीज में वो भेदभाव करती है, वो हिंदू मुसलमान करती है। मोदी जी ने ये नहीं कहा कि मैं पानी दे रहा हूं जो सिर्फ हिंदू नलों में जाएंगे, मैं बिजली दे रहा हूं जो सिर्फ हिंदू घरों को रोशनी देगी, मैं पैसा नहीं दे रहा हूं कि सिर्फ हिंदू बैंक खाते में जाएगा। महाभारत में भी धर्म के नाम पर पक्षपात नहीं। राधिका जी ये बताइए जरा हम लोगों को, पश्चिम बंगाल में विकास के मुद्दों पर चुनाव क्यों नहीं हो रहा? ये पहचान की राजनीति की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? विकास की बात करिए ना, आप भी करिए, टीएमसी वाले भी करें, उसके आधार पर 15 सालों में क्या किया क्या नहीं किया, आप इस पे बात नहीं होनी चाहिए क्या? इस पे चुनाव लड़ने में डर लग रहा है दोनों दलों को? पॉलिसी वो भाजपा की, वो तो विकास पे ही है। हम तो दूसरी बात करते नहीं, और विकास हमको जहां कराना पड़ा पूरा देश जानता है हमने विकास किस तरीके से किया, भारत को किस बुलंदी पे हम लेके गए। देखिए, ममता बनर्जी जी अभी डरी हुई है,
क्योंकि वो जैसे पहले हमारी चर्चा का विषय बना था कि वे वोट आधी यहाँ पे जाती हुई दिख रही है, आधी वहां पे जाते हुई दिख रही है। बंगाल में कुछ मुसलमान नेता जो टीएमसी के थे वो कुछ अपना नाम कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया है, ये बाबरी मस्जिद के नाम से उन्हें सपोर्ट मिल गया है। ममता बनर्जी बहुत डरी हुई है कि अभी समझ नहीं रही है कि मुसलमान जो पहले मैं छाती थाम के कहती थी कि ये मेरे लोग हैं, अभी ये तो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो ओके। आप उन्होंने कभी नहीं कहा है कि मैं बंगाल में ये लाऊंगी, ये बनाऊंगी, ये मेडिकल कॉलेजेस लाऊंगी, ये आईआईटी लाऊंगी। ठीक है, ओके ओके। पांडे जी जरा बताइए भाई, ये जो कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी घबराई हुई हैं, फ्रस्ट्रेट दिख रही हैं, और ऐसा वो कभी दिखी नहीं है किसी भी इलेक्शन में जितना इस बार वो दिख रही हैं। वो दिल्ली तक आ गई एसआईआर को लेकर, काफी बखेड़ा दिल्ली में खड़ा किया, धरना दिया, अब इस प्रकार के बयान वो दे रही है। एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने जो 15 सालों में विकास के काम कराए हैं, आपको उसके आधार पर वोट मांगना चाहिए? राम, महाभारत, इन सब की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ऐसा करने से विकास के मुद्दे पीछे छूटते हैं और छूट रहे हैं बंगाल में। देखिए, मुझे जो हमारे इस देश के कल्चर है, जो स्पिरिचुअल रियलिटी है, उनके नाम मैंने क्यों तकलीफ? ओके मैम, मैंने ये सवाल पांडे जी से पूछा। पांडे जी, देखिए, मेरी भाजपा की प्रवक्ता राधिका दीदी जी ने एकदम सही बोला कि पश्चिम बंगाल के मुसलमान बेवकूफ नहीं है, समझते अच्छी बात कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का नहीं के जो 1992 में जो एक कांड आया, उस समय तक हमारे ये हुमायूं कबीर जी को याद नहीं है, इनका जज्बा जागा इनका 26 में। और ओवैसी जी को लेके भी जो बोल रहे हैं कि वाकफ बोर्ड का बिल आने के बाद उन्होंने जो सरकारी संपत्ति वाकफ बोर्ड के नाम पर जब्त करके रखा, वो भी सामने आएगा जब भाजपा का उन पर प्रभाव पड़ा है कि जाके मिलो, नहीं तो तुम्हें कैसे दबोचा जाएगा हम जानते। तो ये मिलाप हुआ है कि मुस्लिम वोट को काटने के लिए। तो पश्चिम बंगाल के मुसलमान ये जान गए हैं कि इनका मंसूबा क्या है, तो वो हमारे टीएमसी के साथ है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुसलमान अपने ईमान के पक्के हैं, वो हमारे साथ ही रहेंगे। अच्छा, ठीक। और दूसरी बात बोल रहे हैं कि अब अपने मुद्दे पर हमने पश्चिम बंगाल में जो काम किया है, ठीक है, वो जनता के समक्ष है। आज कन्याश्री पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ी एक परियोजना है, जो सबको पता है। तो उन्हीं की बात करिए ना सर, आप उन्हीं पर रहिए ना। आपने इतनी योजनाएं चलाई, लोगों को इतना लाभ दिया, मेडिकल कॉलेजेस बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने इतना डेवलप कर दिया, ये तमाम बातें आप कर रहे हैं, तो इसके आधार पर वोट मांगिए। मैं पांडव हूं, वो कौरव है, राम सबके हैं, बीजेपी अधर्म कर रही है, वो हिंदुओं की पार्टी, इस प्रकार की बातों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उस दल को जिन्होंने विकास के बलबूते 15 साल राज किया है। आपको अपना रिपोर्ट कार्ड 15 साल बहुत होते, कितना समय चाहिए भाई आपको? 15 साल में तो दिशा बदल जाती है प्रदेशों की। तो अगर आपने वाकई इतना काम किया तो आपको तो वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। साथ साथ में ये बता दीजिएगा कि आपको लगता है कि ऐसे धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करके टीएमसी को कोई लाभ मिलेगा, या जनता समझदार है, सियासी खेल जानती है? देखिए, लाभ और नुकसान तो इस वक्त नहीं बताया जा सकता, पर अभी तक तो लाभ मिलता आया है। आप ये देखिए कि क्या फुहरपना है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो 3 बार सत्ता में रहती है, कि जहां भाजपा कभी आई नहीं, जहां भाजपा को कमजोर बताया जाता है, वहां भाजपा के हिंदुत्व का डर दिखा करके मुसलमानों का वोट मांगा जा रहा है। ये कितना फुहरपना है, नंबर 1। नंबर 2, एक व्यक्ति को अभी मैंने सुना आपके पैनल पे कह रहे थे कि ओवैसी जो है वो वक्फ का जमीन हड़प चुके हैं। तो पूछ लीजिएगा कि भाई वक्फ का कानून का क्यों आप विरोध कर रहे थे पार्लियामेंट में? कल्याण बनर्जी क्यों उछल के वो फुटबॉल खेल रहे थे और मेज पे कूद रहे थे स्पीकर के सामने? तो इस तरह का फुहरपना पब्लिक अब 15 साल हो गए, अब ये समझ चुकी है। ममता बनर्जी लेफ्ट को हरा करके एक जुझारू नेता के रूप में सामने आई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो मैं अभी आपके सामने ऐड करना चाहता हूं कि आप देखिए ओवैसी क्या मुद्दा लेके आए हैं। ओवैसी ये मुद्दा लेके आए जो मुसलमानों के बहुत करीब है, मुसलमानों के सबसे करीब है 2002 राइट, 2002 का राइट, जिसका जिक्र बार बार होता है। ओवैसी ने ममता बनर्जी के बारे में ये पूछ रहे हैं अब जगह जगह गली मोहल्ले चौराहे में मुसलमानों से कि आप ये बताइए कि ममता बनर्जी कहां थी 2002 में? वो एनडीए के साथ थी, वाजपेयी सरकार का हिस्सा थी। तो जब इस तरह की बातें होने लगेंगी, जब पोलराइजेशन की बातें होने लगेंगी, तो ममता बनर्जी जो ना इधर की है ना उधर की है, उनकी छटपटाहट सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी ने कुछ
कुछ अच्छे स्कीम्स वहां महिलाओं के लिए चलाए हैं, पर वो कोई बेनिफिट नहीं कर पाया क्योंकि वो पैसा तोलेबाजों के पास गया है। वो कोई भी हो सकता है, पांडे, सिंह, सिन्हा, शर्मा, बनर्जी, कोई भी हो सकता है, खान, हुसैन, कोई भी हो सकता है, ये सारे तोलेबाज है वहां पे। तो वो पैसा लोगों तक पहुंच नहीं पाया। जहां तक महिलाओं का जिक्र है, कौन भूल सकता है आरजी कार? क्या हुआ आरजी कार में? कौन थे आरजी कार के रेपिस्ट? किस पार्टी से उनका जुड़ाव था? पुलिस कमिश्नर को क्यों सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया? क्यों फटकार लगी? क्यों नौकरी से हटाए गए, सस्पेंड हुए? तो अब बंगाल की जनता ये जान चुकी है कि ये निर्मम सरकार है, इसको अब जाना ही चाहिए, क्योंकि वो लेफ्ट को हरा के आई थी, एक जुझारू नेता के रूप में आई थी, बंगाली थी, तो भद्रलोक ने उनका साथ दिया। अब भद्रलोक भी अपना मन बना चुके हैं कि वो उनका साथ नहीं देंगे। तो अब ममता बनर्जी के पास सिर्फ 3 वोट बैंक बचा हुआ है। मुसलमान बचा हुआ है, बिहार से भागे हुए और झारखंड से भागे हुए कुछ लोग बचे हुए हैं, और तीसरा घुसपैठिए बचे हुए हैं, जो भी 2 पुश्त या 70 या 75 के बाद, जो बांग्लादेश जब बना था उसके बाद से जो घुसपैठिए आए थे अंदर, वो लोग बचे हुए हैं। तो ममता बनर्जी का इस इलेक्शन में जीत पाना अब मुझे मुश्किल लगने लगा है। ठीक, ओके पांडे जी, अब क्या कहेंगे? ये राजनीतिक विश्लेषक जो हमारे हैं अविनाश जी, उन्होंने विश्लेषण कर दिया है और काफी हद तक आप भविष्यवाणी भी कर दी है कि मुश्किल है मामला इस बार। क्यों, वो भी वजह बताई उन्होंने। ऐसा है कि अविनाश जी ने एक चीज तो अच्छा की, ममता बनर्जी रुझारू नेता है, जमीनी स्तर की नेता है, कम से कम इतना ने बोल के उनको सम्मान किया, मैं बहुत खुशी लगा। इतना तो मान गया कि जमीनी स्तर की नेता है और रुझारू नेता है। तो पश्चिम ममता बनर्जी अच्छे से जाती है। और आप जो बोल रहे थे कि ये चीजें जो हम ममता बनर्जी स्टेजों से बोल रही है, कारण एक ही है कि इनके शुभेंदु अधिकारी जैसे लगता है और भाजपा वाले इस तरह से अपने को पेश लाना चाहते हैं जैसे यही अकेले हिंदू है, बाकी कोई हिंदू नहीं। तो उसका जवाब देना पड़ रहा है कि हिंदू किसी की कोई राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है, और राजनीतिक अपने अपने अलग अलग रूप से कर सकते हैं, आदमी अलग अलग दल से कर सकते हैं, किंतु धर्म उनका एक हो सकता है। हिंदू धर्म वाले कांग्रेस में भी हो सकता है और बीजेपी में भी हो सकते हैं और टीएमसी में भी हो सकते हैं। तो ये भी जो बंटवारा करते हैं उसका जवाब दिया जा रहा है। इस तरह से बंटवारा मत कीजिए, जितना आपका है उतना ही हमारा है। आपने शुभेंदु जी की बात की। शुभेंदु जी ने कल बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमने नंदीग्राम से भी हराया था, अब हम भवानीपुर से भी हराएंगे ममता बनर्जी को। अब बताइए। देखिए, वो बातें नहीं कर रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं, वो चुनाव में पटकनी देने का दावा कर रहे हैं, वो बड़े आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। उन्होंने ये भी कहा 177 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत रही है, आप लिख कर ले लो। आशीष जी, मैं सीधे बता रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी ही नारदा स्टीयरिंग कार्ड को शो कर रही थी। तो पश्चिम बंगाल की जनता ने देखा है कि नारदा स्टीयरिंग के कार्ड का पैसा किसने लिया है। जी। तो पश्चिम बंगाल की जनता को भी पता है, तो वो चेहरे को अच्छे से पहचान दी है कि जिसको ये सामने ला रहे हैं वो आदमी कितना है ढंग का आदमी है और वो किस तरह से पश्चिम बंगाल को चलाएगा, जिसकी वेशभूषा और भाषा शैली कैसी है। तो पश्चिम बंगाल के जानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी के चरित्र को पहचानते हैं। और पवित्र जी आ गए हैं, उन्हीं के जो थे संगे, जो उनके विरुद्ध में नंदीग्राम में लड़ रहे हैं, उनको पटकनी बहुत तगड़ा देंगे वहां पर। ठीक, ओके। हमारे साथ राधिका जी में। राधिका जी, आपको लगता है कि ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं ममता बनर्जी के वक्तव्यों को लेकर, वो उनकी रणनीतिक मजबूरी बन चुकी है और ये चुनावी मजबूरी की वजह से वो इस प्रकार के बयान दे रही हैं, क्योंकि वो समझ चुकी हैं कि जमीन खिसक रही है धीरे धीरे? राधिका जी, नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। राधिका जी, आवाज नहीं आ रही, एक बार अनम्यूट कीजिएगा। अभी आ रही है? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है मैम। हाँ जी, देखिए, एक पुरानी कहावत है ना, मरता क्या नहीं करता। अभी ममता बनर्जी जी को एकदम से खबर पड़ चुकी है कि देखिए लोग यहाँ पे क्या चाहते हैं कि अगला जनरेशन को हम किस तरीके का बंगाल छोड़ रहे हैं जी। आज जो बंगाल है उसमें हर परिवार का कोई ना कोई बंगाल के बाहर है, ताकि रोजी रोटी वो कमा सके, पैसे घर भेज सके जी। ममता बनर्जी का अगर राजनीति पे आप सबको, पूरे देश को पता है, ये फ्री बीज देके नारियों को वो भिखारन क्यों बनाई है, ऐसा माहौल क्यों नहीं किया कि हर नारी के पास काम हो, ताकि वो अपने क्षमता से पैसे अपने लिए कमाए और उन्हें कोई श्री नहीं चाहिए, लक्ष्मी श्री नहीं चाहिए, कोई श्री नहीं चाहिए, किसी की जरूरत ना पड़े। ये आप जो कह रहे हैं ना
बंगाल में जो हो रहा है और सबका जो ऑब्जर्वेशन है ये बिल्कुल सही है। ये कह रहे कि मैं बेरोजगारों को पैसा दूंगा, बेरोजगार यूथ को। अरे शर्म करो कि तुमने हमारे बंगाल के यूथ को बेरोजगार रखा है। आप पॉइंट है, बेरोजगार पॉइंट है आपकी बात में। क्या आप देखिए, ममता बनर्जी जी ने कहते हैं ना अंग्रेजी में, यू कैन फूल सम पीपल समटाइम, नॉट एवरीबॉडी ऑल द टाइम। हर एक वक्त आप सबको बुद्धू नहीं बना सकती है। तो आप देखे नारियों को उन्होंने क्या कर दिया, निर्बल कर दिया। जो युवा है उनको क्या कर दिया, बिल्कुल शक्तिहीन कर दिया। उनको ना नौकरी दी। इस पर जवाब दीजिए पांडे जी, इस पर जवाब दीजिए, फैक्ट्स पे बात करिए। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता की एक बात मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने फैक्ट्स की बात की। उन्होंने कहा 15 साल हो गए, अगर अभी भी आपको बेरोजगार दिख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, तो गलती किसकी है? आप भी आज कह रहे हैं कि निराश्रित है महिलाएं, उनका कोई आधार नहीं, आर्थिक रूप से वो कमजोर हैं, तो इसके पीछे की जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए? आप फैक्ट्स पे बात करिए, आपने क्या किया? अगर किया होता तो आज इस प्रकार के दावे आपको मैनिफेस्टो में और तमाम मंचों से नहीं करने पड़ते जो आप कर रहे हैं। ये तो हो जाना चाहिए था पहले। पांडे जी, कितनी नौकरियां दिया ये बता दिया। और दूसरी बात है, मैं एक एक चीज गिनवाता हूं। केंद्र की कुछ एक जगह होती है जैसे एमईएस में सीनियर एम्प्लॉयमेंट लेना बंद कर दिया, नौकरियां रोक दी है। ऑर्डिनेंस, मैडम आप शाम से सुन लीजिए दीदी, मैं सुनाते जाऊंगा आपको। पश्चिम बंगाल में बहुत ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं जहां पर वहां स्किल वर्कर सारी एम्प्लॉयमेंट रोक दी, ठेकेदारों के हाथ में। तो नौकरियां तो सारी बंद करते गए और दूसरे को दिखा रहे हैं जो केंद्र पे नौकरियां पर जा। ठीक, ओके, आपकी आवाज काफी कट रही है सर, आपकी आवाज काफी कट रही है। एक 10 सेकंड की प्रतिक्रिया में अविनाश जी को लूंगा। अविनाश जी, क्या टीएमसी नैतिक रूप से पूरी तरीके से खुद को निष्कलंक कह सकती है इन 15 सालों में? ये छोटा सा जवाब मैं चाहूंगा, इसके बाद क्लोज करूंगा इसको। जी बिल्कुल नहीं, निष्कलंक तो अपने आप को बिल्कुल नहीं कह सकती। अब देखिए, मुझे अब पांडे जी बुरा मान जाते हैं, पर्सनली ले लेते हैं। अब अभी आप सेंटर का गाथा गा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले तक ममता कह रही थी कि ये बाहरी हैं, सेंटर के लोग आते ही क्यों हैं हमारे यहाँ। इन्होंने सेंटर की कोई स्कीम लागू नहीं की। प्रधानमंत्री का जो पैसा लगता है, जो सेंटर से घर बनाने का पैसा जाता है, वो इनको नहीं चाहिए। ये जो क्या नाम है, हेल्थ का जो पैसा जाता है, वो इनको नहीं चाहिए। जो इनको बॉर्डर के लिए जमीन देनी होती है बीएसएफ के लिए, उसको ये नहीं करते हैं। एनआईए जाता है तो ममता बनर्जी घुस जाती है, एनआईए का फाइल छीन लेती हैं। तो जब वो स्टेट में रहती हैं तो सेंटर के खिलाफ बोलती हैं, और इनके प्रवक्ता सेंटर को कह रहे हैं। मैं 2-4 चीजें आपसे पूछता हूँ आशीष जी, मैं 2-4 चीजें आपसे पूछता हूँ। घर का एक गार्जियन होता है, केंद्र गार्जियन हो गया, और ठीक है राज्य इसका वो। तो बाहरी क्यों कहती है ममता जी? तो बाहरी क्यों कहती है? ओके सर, बाहरी क्यों कहती है? पांडे जी, मेरे पास समय सीमित था और आशीष जी नहीं, मैं नहीं, इससे ज्यादा मुझे अनुमति नहीं है सर, मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकता इस चर्चा को। लेकिन आप जुड़े, बहुत आभार आपका पांडे जी। अविनाश सर आपका भी बहुत आभार, राधिका जी आपका भी बहुत आभार। खुद को पांडव और बीजेपी वालों को कौरव ममता बनर्जी करें, आज हमने इसी विषय पर बात की। अब जनता तय करेगी कि पश्चिम बंगाल में पांडव कौन है और कौरव कौन है। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।